प्लीज हैव अ सीट राजपाल भाई। वाओ, दिल्ली वालों की एनर्जी देखकर कैसा लग रहा है राजपाल भाई? पहले तो आप सबका ढेर सारा शुक्रिया। जितनी ताली आप लोगों ने मेरे लिए बजाई हैं उसमें 1-0 मिला के तालियां आप लोगों के लिए वापस करता हूं। मुझे खूब याद है कि मैं जब शाहजहांपुर से कोरोनेशन आर्ट थिएटर करके एक मैंने नाटक मुझे करने का सौभाग्य मिला था, अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा। तो उसमें एक मुख्य भूमिका करने का सौभाग्य मिला तो मुझे सर लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हो गया हूँ। उसके बाद जब मुझे भारतीय नाट्य अकेडमी में एडमिशन लेने का सौभाग्य मिला लखनऊ में, तो वहाँ पर लगभग 2000 बच्चे जिन्होंने ट्राई किया था, 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें मुझे भी सौभाग्य मिल गया था। तो विजिटिंग फैकल्टी आती है शुरुआत में, जब बच्चों का एडमिशन होता है, नए जो ट्रेनीज आते हैं, तो जब वो बात करें तो मैं ध्यान से सुनूं, लेकिन जैसे मैं बोलना शुरू करूं तो वैसे पूरा बैच 2-3 लड़के स्पेशली मुझे देखने लगे जो लखनऊ के थे, थोड़े से मुझसे सीनियर भी थे। तो मैंने क्लास ख़त्म होने के बाद उनसे पूछा, मैंने कहा आप, मैं जब बोलना शुरू करता था तो आप मेरी तरफ क्यों देखते थे? और अभी मैंने दिन में सोचा कि शाम को मैं आपसे बात करूंगा। तो बोले इसीलिए मैं आपकी तरफ देख रहा था। तो मैंने कहा समझ में नहीं आया। तो बोले क्या बनना चाहते हो? हमने कहा एक्टर था और शाहजहांपुर से बिल्कुल ब्रांडेड एक्टर हूँ, टैलेंटेड। ब्रांडेड एक्टर। तो बोले पहले शाहजहांपुर ठीक से बोल लो और शाम ठीक से बोल लो। मैं रात भर सो नहीं पाया कि मुझे गलत फहमी थी कि मैं बड़ा एक्टर हो गया हूँ। एक्चुअली मुझे यही नहीं मालूम है हाउ टू स्पीक। तो मैंने फिर शाम शाम शाम, किला किला, हकीकत हकीकत, खा खा, ख़त्म ख़त्म, ये सब चलता रहा और इसमें 2 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला। और जब हमारा पूरा बैच मुंबई जाने के लिए तैयार हो गया तो मैंने कहा कि मैं अभी दिल्ली की शरण पाना चाहता हूँ। तो बोले कि नहीं, पढ़ाई तो यही होगी, पढ़ाई तो सारी हो गई। तो मैंने कहा कि मेरे 2 साल लखनऊ शाम को शाम बदलने में लग गए, अभी सुबह होनी बाकी है। तो उसके बाद जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में एडमिशन मिला 94 में, और उसके बाद जब हम 3 साल ये 97 में मुंबई पहुंचे, तो मेरे वो लखनऊ के दोस्तों ने पूछा कि तुमने दिल्ली में क्या हासिल किया? तो मैंने उनसे कहा कि अगर लखनऊ की सरजमीन ने मुझे शाम सिखाई तो दिल्ली की सरजमीन ने मुझे आत्मविश्वास दिया पूरी दुनिया के सामने शाम बोलने का। जागरण मंच के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में अगर कोई भी निर्माण है तो संसार के 7 अगर स्तंभ हैं तो हजारों साल से इस दिल्ली एक निर्माण करने का एक स्तंभ प्रमाण है, इसलिए बेकार नहीं, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। आपने दिल्ली और दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया है। कोई अपना अब तब तो आप चलिए थिएटर कर रहे थे, अब जब आप सुपरस्टार बन चुके हैं, फिल्मों में इतनी छाप छोड़ चुके हैं, अब जब आप दिल्ली आते हैं तो कोई खास कोई किस्सा है तो प्लीज बताइए। मेड़ों और पेड़ों को प्रणाम करने आता हूँ दीवारों को प्रणाम करने आता हूँ, मंडी हाउस की सड़कों को प्रणाम करने आता हूँ, वहाँ से लेके करोल बाग से लेके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके और लक्ष्मी नगर से लेके और आश्रम से लेके और नीति बाग से लेके बसंत कुंज बिहार से लेके और सीधे अपनी वहाँ पे द्वारिका कॉलोनी तक जितने भी ब्रिज बने हैं वो आपके भाई के देखते देखते हर सड़क का निर्माण हुआ है। भाई आपने पूरा गूगल मैप खोल रखा है। और थैंक यू मुंबई, जिसको 100 जन्म भी ले लूं उसका कर्ज नहीं लौटा सकते, कि जिसने 7 समंदर को कर्म भूमि में चेंज कर दिया, लेकिन उसका निर्माण दिल्ली में हुआ था। क्या बात है। बहुत ही सौभाग्य की बात है। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर। आपके साथ आपको पर्दे पर देखते हैं, आपकी कॉमिक टाइमिंग से हम सब सीखते हैं। कितने एक्टर हैं यहाँ इन दी हाउस? एस्पायरिंग एक्टर्स, वर्किंग एक्टर्स? बाप रे, डू यू अग्री हिज कॉमिक टाइमिंग इज पार एक्सीलेंस?
So I'm gonna take your questions and मैं चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पर राजपाल भाई हम ये कोई फॉर्मल सेशन नहीं है, मैं चाहूंगा इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली. तो जो भी आपके मन में सवाल आएगा आई विल डेफिनेटली टेक इट इन बिटवीन ऑल्सो वन बाय वन. पर सबसे पहले राजपाल भाई आपकी फिल्म आ रही है मिट्ठू सिंह दा व्याह, एक बार उसके लिए इनको बधाई दे दो सर. और उसका वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है, यानी कि दुनिया में सबसे पहले जब कोई ऑडियंस देखेगी वो ये ऑडियंस है, जागरण फिल्म फेस्टिवल की ऑडियंस है. तो प्लीज ऑडियंस को बताएं थोड़ा उस फिल्म के बारे में. दोस्तों बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे, क्योंकि जब सबको कलाकार 75% लोगों को कलाकार बनना है, तो मैं आपको बताऊं कि कला का आकार इतना बड़ा है, अगर इसकी सीमाएं कभी नापी नहीं जा सकती. जहाँ सातों समंदर की माप नापी जा सकती है, और सातों समंदर की माप जहाँ पे समाप्त होती है, वहाँ से कला का उद्गम होता है दिमाग से. तो कॉमेडी की नहीं जाती. अगर आप कॉमेडी करने जाएंगे तो कैरिकेचर हो जाएगा, कॉमेडी कभी हो नहीं सकती. फर्स्ट क्राफ्ट को समझो, इसके ड्राफ्ट को समझो. क्राफ्ट है एंटरटेनमेंट. क्या है एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट में 12 ब्रांचेज आती हैं, जिसमें 9 रस आते हैं, और बोलते हैं ना 12 राशियां होती हैं. तो हर बॉडी में जो बोलते हैं 12 राशियों के 9 रसों के सिस्टम में 7 कलर के बिगोर में ये एक ऐसी कल्पनाशीलता, जो कोई दिमाग में चित्र आता है उसको शब्द बना के कागज़ पे लिखते हो, और उसको बार बार पढ़ के आत्मसात करके जब याद करके खड़े हो जाते हो, और आपको लाइनें याद हो जाती हैं, और वो चित्र आपको खड़े खड़े याद होने लगता है, तो कब आप वो चित्र चलचित्र में बदल जाता है. उसी को तो कला का संसार कहते हैं. एंटरटेनमेंट अपने आप में एक साइंस है. इस साइंस के क्राफ्ट के विद्यार्थी बनिए. हम कलाकार हो ही नहीं सकते. कला तो नेचर है. कला के पुत्र हो सकते हैं, शिष्य हो सकते हैं, कलाकार नहीं हो सकते हैं. गलतफहमी है हमें कि हम कलाकार हैं. कलाकार प्रकृति है, और उसके आकार को थोड़ा थोड़ा अकल से, नकल से, इंस्पिरेशन से, क्योंकि रियल किया जाता है आपके जीवन में, और रील की जाती है जीवन में से, जीवन से. आपने रियल में गन किसी ने चला दी, तो चाहे मंच हो और चाहे सिनेमा हो, अपनी जब गन चलती है ठाई उतनी तेज से होती है, और जब पीछे से कट होता है कि गॉट इट, तो दोनों खड़े होते हैं, दोनों अपने अपने कपड़े झाड़ते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं. इसको कला बोलते हैं. कला का संसार समझो आप पहले. एक एक्टर कभी भी कला नहीं कर सकता, क्योंकि कला जी जाती है, और जीने के लिए एक उम्र बहुत कम है. तो जो हो पा रहा है वो एक इंस्पिरेशन है. मेरा 2000 में मेरा जन्म हुआ. 99 में मुझे फिल्म मिली एक सीन की. उससे पहले मैंने बहुत 2 साल 3 साल सीरियल किए थे, 97, 98, 99. तब से मेरा ये था कि मैंने उस समय जब लखनऊ में था तो एक फिल्म देखी थी, द ग्रेट डिक्टेटर. उसमें अंग्रेजी से दूर दूर तक वास्ता नहीं था. जब शाम से वास्ता नहीं था तो सोचो अंग्रेजी कितनी दूर होगी. नहीं पढ़े लिखे थे तब भी, लेकिन अपने स्टाइल के. ये सब भी अपने स्टाइल के ही है. आज बोलते हैं आई विल कॉल यू, और उस समय बोलते थे आई विल कॉल यू. लेकिन एक ऐसा कला का जादूगर जिसने एक फिल्म में बोला, तो आज तक संसार में कोई फिल्म पैदा नहीं हुई जो इतना प्रोटैगनिस्ट बोल पाए. द ग्रेट डिक्टेटर. और उसके बाद में कितने सारे उनके एपिसोड देख गए इस चक्कर में, कभी तो बोलेंगे, फिर किसी में नहीं बोला. लेकिन सिचुएशन फाड़ फाड़ के यहाँ बोली, जितने भी शरीर में कर्ण बोलते हैं, जितने आपके एब्जॉर्ब करने वाली जितनी क्वालिटीज़ होती हैं, सब पे सिचुएशन बोली. वो मनोरंजन के साइंटिस्ट थे. हम लोग मनोरंजन की एक साइंस है, एक विज्ञान है, उसकी विधा के हम लोग जो है, क्योंकि साइंस में H2 होता है, इसमें H2O नहीं होता है, लेकिन आई लव यू तो होता है. और आई लव यू के लिए एक संसार सबने या तो जीना पड़ता है,
या जिया हुआ होता है, नहीं तो आई लव यू का मीनिंग समझ में नहीं आता है जब तक आई लव यू के चक्कर में ना पड़ा हो, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। उस समय जब जंगल रिलीज हुई तो मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ रिलीज हुई। जब हंगामा रिलीज हुई तो मैं मेरी पत्नी और वो रिलीज हुई। जब चुप चुप के रिलीज हुई तो उसके पैरेलल ढोल रिलीज हुई। और अभी बेबी बेबी जोन तैयार है और उसके साथ में हम तुम मकतूब, एक 16 ऐसे बच्चों जो सिंड्रोम के जो शिकार हो जाते हैं और वो रियल बच्चों को लेके एक फिल्म करने का मौका मिला है पलाश मुच्छाल के निर्देशन में। और बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि मेरी बहुत फेवरेट फिल्म थी मैं मेरी पत्नी और वो आज तक की, और उसका पार्ट 2 भी बनने जा रहा है। बात है, सारे सारे बम आपने आज ही फोड़ दिए। इसके बीच में अब भूल भुलैया 3 के बाद में एक कितना आपने देखा होगा, एक तरफ मीनिंगफुल सिनेमा, एक तरफ कॉमिक कॉर्नर सिनेमा, दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए जब जब लीड रोल में फिल्म में काम किया तो फिल्में तो 50 ऑफर हुई, लेकिन जिस फिल्म में लीड में, क्योंकि क्या होती सपोर्टिंग लीड जिसमें आप टॉप 5 एक्टर्स में हो, टॉप 7 एक्टर्स में हो, तो उस समय एक होता है कि 7 एक्टरों में कहानी बढ़ जाती है ब्रदर, अलग अलग बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन लीड एक्टर की जब कहानी हो और कहानी अगर ना हो तो चाहे कई बहुत लोग गवाह हैं कि उस फिल्म का कभी हिस्सा नहीं बना जिसमें हमें कैरेक्टर समझ में ना आए और कहानी का मुख्य किरदार मुझे करना है। तो मिट्ठू सिंह दाब्या आपके साथ जो है भूल भुलैया 3 के बाद में एक ऐसी मीनिंगफुल फिल्म, एक ऐसे गांव के बच्चे कहानी के हमारे माँ बाप से लेके एक बच्चे को परवरिश करने के लिए उतनी जिम्मेदारी होती है जितना बच्चा जिम्मेदार होता है। उसको अगर कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए तो वो जीवन भर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। उसको अगर भूत का डर सिखा दिया जाए तो उसको 20 साल लग जाते हैं कि नहीं भूत नहीं, ये तो कहानी है, ये हॉरर फिल्म है, या पुलिस आ जाएगी, ये आ जाएगा। जितने बच्चे को डर सिखाए जाते हैं, और एक होती है चिढ़, अगर परिवार से शुरू हो जाती है, किसी बच्चे को किसी से फोबिया हो जाए किसी चीज़ से, आई थिंक आपको मिट्ठू सिंह दाब्या बहुत अच्छा पसंद आएगा। और इसके लिए हमारे प्रोड्यूसर टीम और हमारे डायरेक्टर राइटर सरबजीत किंग पाजी, जिनको हम लोग उन्होंने बड़ी मेहनत की, वो आज यहाँ नहीं हैं, उनकी बेटी यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ उनके लिए ज़ोरदार तालियां आप बजाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। आप शाम को हमारी फिल्म का ये जागरण मंच के थ्रू जो है वो देखें, और आई होप कि आपको एंटरटेनिंग लाफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म देखने को मिलेगी, एक राजपाल का अलग चरित्र देखने को, अलग मानसिकता का, और एक ब्यूटीफुल मीनिंग लास्ट में आपको ये मिलेगा, जो हो सकता है कि हर घर पे आज से ही अगर शुरुआत करें तो शायद कोई बच्चा किसी कॉम्प्लेक्स से बच सकता है। गॉड ब्लेस यू, लव यू। भाई एक आपने जैसे कहा कि जब आप जब बच्चा घर में होता है, जैसे उनकी अपब्रिंगिंग होती है उस तरह उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बचपन में आप कैसे थे? आप शरारती थे? आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स था किसी चीज का, या फुल ऑन कॉन्फिडेंट थे जैसे आज हम आपको देखते हैं? ऐसी कोई चुनौती नहीं थी जो गांव में जीने के लिए होना। आप विश्वास करिए तब भी हम गरीब नहीं थे। क्योंकि स्थान गरीब कैसे हो सकता है जहां पे आपकी कोख रहती हो। कोई चाचा टाइप होता था ना, और मैं शैतानी कर रहा होता था। अब सोचो मैं 7 साल का और वो 35 साल का, और बोलते तुम समझते नहीं हो, तो मैं ऐसे खड़ा होता था, नहीं समझता हूं। साथियों, एक लाइन में अगर बोलें तो अगर कुछ बनना चाहते हो तब तो ठीक है, लेकिन कुछ होना चाहते हो, अगर कुछ होना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो भैया मकान भी बनता है, उसको गिरना ही है एक दिन, चाहे 100 साल बाद गिरे। लेकिन
अगर होना चाहते हो तो फिर बीज बन जाओ, बीज बन जाओ। अपनी जिंदगी में जो आप अपने आप को निर्मित होते हुए देखना चाहते हो, उसके लिए अपने अंदर के सिलेक्शन बहुत जरूरी, अपने अंदर के, और उसमें प्योरिटी बहुत जरूरी। क्योंकि ये कैमरा है ना ब्रदर, आपका मेरा, ये आपकी आंखों के पीछे जो पुतलियां होती हैं उनमें जो रेटिना होता है उससे इसका कनेक्शन होता है। दुनिया के किसी भी परिवार के सामने, समाज सामने, संसार के सामने झूठ बोल सकते हो, इससे झूठ नहीं बोल सकते हो। कहते रहो ये कॉमेडी है, ये कहते रहो आप, ये ट्रेजेडी है। कैमरा जो पकड़ता है वो आपको दिखाता है, आप ताली बजाते हो या गाली देते हो। क्या बात है जी। गाली तो पता नहीं, आपके हर किरदार पर, हर परफॉर्मेंस पे बहुत सारी तालियां भी बजी हैं, और आजकल तो जेनजी बिलीव करेगी मीम्स भी बहुत बन रहे हैं। हैव यू सीन? ऐसा कोई मीम नहीं है जहां इनका एक्सप्रेशन नहीं होता है। एम आई राइट? अच्छा जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये आई थिंक बहुत लोगों को ये नहीं पता, जब इम्प्रोवाइजेशन की बात आती है, डायरेक्टर के मन में उन्होंने आपको कुछ ब्रीफ दे दिया और सामने वाला एक्टर अगर आपके कमाल, आपके चमत्कार के लिए तैयार ही नहीं हो, तो कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? लाइक इम्प्रोवाइजेशन के रिलेटेड। नहीं तो वो एक्टर होने नहीं चाहिए वहां पे। क्योंकि देखिए ब्रदर, 12 घंटे की शूटिंग होती है, 10 घंटे की शूटिंग होती है, और करोड़ों रुपया उसमें खर्चा होता है, 500 लोग आगे पीछे उससे जुड़े होते हैं, और आप प्रोफेशनल होते हैं, और वहाँ पे आप मेंटली आप खेती जोतने जाते हैं, ना कि खेती कैसे की जाती है वो सीखने जाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप एक्टिंग की फील्ड को सरल ले रहे हो, मुझे लगता है एक एक्टर को दुनिया का 3 डायमेंशनल नॉलेज होना ही चाहिए। वही अच्छा एक्टर बन सकता है कि जिसको पास्ट मालूम है, जिसको फ्यूचर की तमीज़ है, और जो प्रेजेंट में जीने की ताकत रखता है, आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार के माध्यम से। और वहाँ पे डायरेक्टर की अर्थवत्ता होती है। डायरेक्टर ने कोई चीज़ बताई, उसकी एक बाउंड्री होती है, एक सिचुएशन होती है जिसमें 4 अभिनेता होते हैं, आपकी लाइंस होती है, कहानी होती है, उसकी बाउंड्री के बाहर आप नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। तो अब ये बैट और बॉल का कम्युनिकेशन है। आप वहाँ पे आपकी हाइट क्या होती है वो नहीं होता है, आपकी इंटरनल फाइट क्या होती है वो आपकी दिखती है। और अब उदाहरण के लिए, अब इसको शब्दों के माध्यम से बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 6.5 फीट के मैग्रा अगर बॉलिंग करते हैं फील्ड में, जब हम लोग पढ़ते थे, तेंदुलकर साहब उस समय खेलते थे, तो आप सोचिए कि अगर 6.5 फीट का बॉलर एक बॉलिंग कर रहा है और उसको लिटिल मास्टर फेस कर रहा है, तो उसके लिए अगर वो 1 सेकेंड भी चूका तो या तो शरीर टूटेगा, या फिर आउट होगा, या कुछ होगा। तो जिस टाइमिंग से वो बॉलिंग कर रहा है, आप किस हाइट के हो डजंट मैटर, आप मेंटली किस फाइट के हो, तो जिस उससे उसने फेंका, उससे आपने उसको जगह दी, वो बाउंड्री पार होती है बॉल। उसी को तो तैयारी बोलते हैं, क्या बात। और उसी को अवसर बोलते हैं। तो इसलिए कुछ भी चुनाव मत करो, अवसर की तलाश में रहो। अवसर आ गया तो शिकार की तरह झपट्टा मार लो कि आपके हाथ से चूक कैसे जाए, इतना तैयार रहो सीन के अंदर। क्या बात, क्या बात है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, राजपाल भाई, बहुत ही खास शख्सियत हमारे बीच आने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें पद्मश्री, पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है एनवायरनमेंट को, और उनको देश विदेश से सम्मान मिला है। बहुत जल्द वो हमारे बीच यहाँ होंगे। और ये आपके बारे में मैंने स्टडी किया था कि आप भी किसान परिवार से हैं। आप किसान ही हैं जी, किसान टर्न्ड एक्टर भी हैं। 14 साल 11 साल की उम्र में 120 रुपए की 15 दिन की धान गड़ा के मैंने खुद किताबें खरीदी, और मैं 14 साल तक प्रॉपर 10 साल से 14 साल 4 साल मैंने खेती, किसानी, धान, गेहूं, गन्ना सब किया। और अब जब बोलते हैं चौथापन, जीवन में जब तक जिंदा हूं, एक्टिंग तो सवार ही है, लेकिन बुढ़ापे में खेती बाड़ी फिर करूंगा। अगर हम डायलॉग
प्यार से बोलना चाहते हैं तो अपनी मूली स्वयं उगाना चाहते हैं। सर, ये फीमेल अटेंशन को कैसे देखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं आप? टिप्स दीजिए। बहुत एक्साइटेड लड़के हैं यहाँ पर। आज आपको ये जागरण के मंच के माध्यम से एक किस्सा सुनाता हूँ, आप समझ लेना आप कौन हो मेरे लिए। ऐसा सब लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो गीता जी में कहा है वो हमें ज़्यादा फॉलो, क्योंकि जो खेल हैं वो आध्यात्मिक है, उनको शायद एक मानव के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने इस सिचुएशन में कब कहाँ पे भगवान की भूमिका निभाई। तो ऐसा सब लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी की 16,000 रानियां हैं। अब हमें तो पता नहीं, लेकिन वो 16,000 रानियां और द्वापर में कृष्ण जी हुए हैं तो एक मनसुखा भी हुआ है। तो अब हमारी, क्योंकि ये तो हमारी समझ से ब्रह्मांड की बात है कि 16,000 एक पर्वत उठाया, वो क्या आध्यात्मिकता का कारण था उसको ना समझ के अगर ये मान लें थोड़ी देर के लिए भगवान कृष्ण की अगर 16,000 बीवियां थीं तो राजपाल की 1,60,000 बहनें हैं। अरे बाप रे, मिल गया रिप्लाई। ओके अभी राजपाल भाई, तो यहाँ पर हमारी आज श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में जितनी भी नारी शक्तियां बैठी हैं उनको सबका भाई बनने का मैं सौभाग्य देता हूँ। लो